हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त स्वस्थ एकदम अच्छे होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़े थे और भाषा को कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के प्रकार को पढ़ेंगे। वर्ण तथा इसके प्रकार, वर्ण का उच्चारण स्थान, महाप्राण तथा अल्पप्राण और घोष तथा अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो इन सबको इस पूरे एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण क्या होता है। आइए समझते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से भी वर्ण को पढ़े होंगे कि वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि होता है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। दोनों का परिभाषा सेम है, कुछ भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनता है और शब्द से ही भाषा वाक्य का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। तो वर्ण भी जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में क्या हो जाएगा, अ, आ, ई, क, ख, ग इत्यादि, ये सब आपके वर्ण कहेंगे। फिर से समझिए वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि होता है या इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं क्या है, अ, आ, ई, क, ख, ग इत्यादि। अब देखिए हर वर्ण की अपनी अपनी लिपि होती है जिसे वर्ण संकेत भी कहा जाता है। हर वर्ण की, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के वर्ण में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अ, आ, ई, क, ख, ग ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सब का लिपि होता है जिसे क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। हम लोग उसकी वर्ण को इसमें समझ रहे हैं। जैसे हर वर्ण की अपनी अपनी लिपि होती है जिसे वर्ण संकेत भी कहते हैं। अब ये हो गया, हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ये आपका MCQ में से है, ये आपका MCQ में आता है। हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ये कौन कौन होते हैं, जिसमें स्वर हो जाता है 11, व्यंजन हो जाता है 33 आपका, बाकी अयोगवाह और संयुक्त या द्विपार्श्विक होता है या उत्क्षिप्त वर्ण होता है। ये टोटल मिलकर के आपका कितना हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका वर्ण, ये आपका आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका वर्ण हो गया। अब आइए समझते हैं वर्णमाला क्या होती है। देखिए वर्णों के समूह को, जितने भी वर्ण होते हैं भाषा में, जितने भी वर्ण हैं सबको अगर एक जगह मिला दिया जाए तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोगों ने वर्ण का परिभाषा क्या पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। उसी तरह उन सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। या हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की हर वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के, जैसे हर भाषा की अपनी अपनी वर्ण होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सब है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। ये बात अभी अभी समझाए थे। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में क्या कौन कौन सी वर्णें आती है, तो अ, आ, ई, क, ख, ग ये सब हिंदी की। अब इन सबको अगर मिला दे तो ये सब किसकी हो जाएंगे, ये हिंदी के वर्णमाला हो जाएंगे। वैसे ही अगर इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी में ABCD होते हैं। ये सब को अगर मिला दे तो ये किसकी हो जाएगी, अंग्रेजी की वर्णमाला हो जाएगी। ये हिंदी की वर्ण की वर्णमाला हो जाएगी। फिर से समझिए वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। और इन सभी वर्णों के समूह को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा आपका। इन सबको समूह को अगर एक में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। वैसे ही अब आगे हम लोगों को देखना है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब ये वर्ण हम लोग हिंदी भाषा के वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हिंदी भाषा के वर्ण के बारे में ही समझेंगे। तो हिंदी में जो वर्ण के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। अब ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्यों दो क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। जिसमें स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, इसकी उच्चारण के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। आइए इन दोनों के प्रकार को समझते हैं विस्तार से।
देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण हम लोगों को इसमें समझना है, इसमें हम लोग को स्वर वर्ण समझना है, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो देखिए जिस वर्ण की उच्चारण में अगर किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना हो, यानी अर्थात अगर हम किसी वर्ण की उच्चारण कर रहे हैं और उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम लोग ना ले, तो वैसे वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। इसमें किसी दूसरे की मदद नहीं होती है। जैसे देखिए वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। इनके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं। आप खुद पढ़ करके स्वर वर्ण को देख सकते हैं। स्वर वर्ण क्या क्या होता है, अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ यही होता है। उसको पढ़ करके आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कंठ और तालु का यूज हो रहा है, उसमें जीभ और होठ का नहीं होता है। जैसे अ आ आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ये कौन कौन होती है, अब आप देख सकते हैं खुद। आप लोग पढ़े होंगे 13 स्वर वर्ण, लेकिन हम बता रहे हैं 11 वर्ण। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक री, ये आपकी जो है टोटल 11 हो गई। ये आपकी टोटल 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में इन्हें मूल स्वर माना जाता है। जबकि आपका जो अंग और अह है, अंग और अह है, इन दो वर्णों को हम लोग अनुस्वार में लेते हैं, अनुस्वार वर्ण में लेते हैं। जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या टोटल आपका कितना है, 11 है। ये कौन कौन सा है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और री है। अब आइए आप देखते हैं स्वर वर्ण की प्रकार। अब आइए स्वर वर्ण की प्रकार देखते हैं। स्वर वर्ण में 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। कौन कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कौन कौन होता है, तो इधर देखिए ह्रस्व स्वर में स्वर वर्ण आपका 11 ही है, स्वर वर्ण आपका 11 ही है। लेकिन इसमें हम लोग 2 प्रकार के पढ़ेंगे। स्वर वर्ण में उदाहरण जो है हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, जबकि इसमें हमने 3 लिया है। इसमें हमने 3 लिया है। स्वर वर्ण का ये आपका मूल होता है, जबकि ये प्लुत जो होता है, प्लुत स्वर, ये आपका संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में यूज नहीं होता है। इसलिए इसके हिंदी में स्वर के प्रकार में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इसको पढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू के रूप में इससे भी प्रश्न आता है, तो इससे हम लोग एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। जबकि स्वर वर्ण में हम लोग 2 ही पढ़ेंगे। कौन कौन, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, तो जिस स्वर में की उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, तो जिस स्वर की उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखिए यहाँ जिस स्वर की उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। अब ये कौन कौन सा होता है, तो अ ई उ और री। ह्रस्व स्वर में इनको जब पढ़ा जाएगा तो इनको सबसे कम समय में पढ़ सकते हैं, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, इसे मूल स्वर कहा जाता है। अब मूल स्वर क्यों, क्योंकि इन्हीं से मिल करके अब आगे जो हम लोग स्वर बनाएंगे वो बनेगा, इन्हीं सबसे मिल करके, तो इन्हें हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। जबकि इन्हें हम लोग मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब स्वर फिर से एक बार समझिए किसको कहते हैं, तो जिस स्वर की उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ ई उ और री। आइए अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, इसको ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे एक मात्रिक
इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब इसे एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सब में देखिएगा तो सब में एक ही मात्रा लगा होगा। री को हम लोग आधा स्वर में लेते हैं, इसलिए ये एक मात्रिक स्वर में ही आएगा। और ये एक मात्रा ही है, ये भी एक मात्रा ही है, और ये भी एक मात्रा ही है। जबकि इसके बाद जो हम लोग दीर्घ स्वर पढ़ेंगे तो उसमें डबल डबल मात्रा वाला पढ़ेंगे, यानी कि या तो वो संयुक्त से बने होंगे या उनमें कुछ अलग से भी मात्राएं जुटी होगी। तो इस ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये आपका MCQ में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए दीर्घ स्वर को देख लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो देखिए, ह्रस्व स्वर के अपेक्षा जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर से समझिए, ह्रस्व स्वर के अपेक्षा जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए, जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे द्विमात्रिक, किसको? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अभी इसको द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। आइए देखिए, दीर्घ स्वर कहते हैं इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या देख लीजिए, 4 और 3 7 होती है। अब इन्हें द्विमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आ को अगर देखेंगे तो ये अ, इनको देखेंगे अगर तो अ और अ से मिलकर बना है। इसको अगर देखें तो छोटी ई और छोटी ई से मिलकर के बना है। इसको अगर देखें तो छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के बना है। जबकि इसको देखेंगे तो ये अ और ई से मिलकर के बना है। ये अ और ई से मिलकर के बना है। जबकि इसको देखें तो ये अ और ए से मिलकर के बना है। इसको देखें तो ये अ और उ से मिलकर के बना है। इसको देखें तो ये अ और ओ से मिलकर के बना है। अब देखिए, ये सबको, जितने सबको देखिएगा सब ये 2-2 स्वर से मिलकर के बना है। ये सब देखिएगा तो ये सब 2 स्वर से मिलकर के बना है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अ और बड़ा ऊ के लिए ई, और बड़ा ऊ के लिए ऊ, ए के लिए अ ई, ऐ के लिए अ ए, ओ के लिए अ ऊ, औ के लिए अ और ओ मिलकर के इन सबको बनाता है। इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो है अभी हम लोगों को दीर्घ स्वर में 2 प्रकार के स्वर भी मिलेंगे पढ़ने के लिए। दीर्घ स्वर में 2 प्रकार के स्वर मिलेंगे। जैसे देखिए, आ, ई, उ। ये जो 3 वर्ड है ये छोटे छोटे से मिल करके बड़ा बना है। जैसे, और सेम प्रजाति के मिल करके बना है। जैसे अ और अ, इन दोनों को देखा जाए तो केवल अ है, और ये अ मिल करके बड़ा आ का निर्माण किया है। जबकि इसको देखें तो ये छोटी ई और छोटी ई, और इसको देखें तो छोटा ऊ और छोटा ऊ, इससे मिल करके बना है। तो ये सेम प्रजाति से मिल करके बना है, यानी कि छोटे छोटे से मिल करके बड़ा हुआ है, दीर्घ हो गया है। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं इसको। जबकि इन सब को देखिएगा, इन सब को तो ये अलग अलग स्वर से मिल करके बना है, इसलिए इन सब को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर, इसलिए इन सबको क्या कहता है? संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि ए जो है अ और ई से बना है, ऐ जो है अ और ए से बना है, ओ जो है अ और ऊ से बना है, औ जो है अ और ओ से मिलकर के बना है। तो ये 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? हम लोग संयुक्त स्वर कहेंगे। इस आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के हो जाता है। जैसे एक हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा आपका ये संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर आपका जो है वो संस्कृत में आता है, ये स्वर के हिंदी के स्वर में ये नहीं आता है। तो आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए,
ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। हम अभी बताएं स्वर में हम लोगों को दो ही पढ़ना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। जैसे देखिए अब प्लुत स्वर क्या है, ये प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर को हम लोग कहते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब ये त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। इधर देखिए, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 गुना समय लगता हो, अर्थात 3 गुना समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ये आपके एमसीक्यू में आता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता हो उस वर्ण को क्या कहते हैं, तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। अब ओम को देखिएगा तो ये 3 वर्ड से मिल करके बना है, अ, उ और म। अ, उ और म, ये 3 वर्ड से मिल करके बना है, इसलिए प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्लुत स्वर को अयोगवाह भी कहा जाता है, अयोगवाह भी कहा जाता है। देख सकते हैं, इसके अलावा प्लुत स्वर को क्या कहता है? अयोगवाह भी कहा जाता है। इसको हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं। ये हुआ हमारा स्वर वर्ण, वर्ण उनके प्रकार में से स्वर वर्ण हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण आपका जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसे व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता कैसे ली जाती है? जैसे देखिए, अब यहाँ पे हमने क लिखा है, अब क यहाँ पे हमने क लिखा है। अब क में अगर देखा जाएगा, क में अगर देखा जाएगा तो क में आपका 2 वर्ड मिल करके बना है। एक हो जाएगा आपका आधा क और एक अ। ये 2 वर्ड मिल करके व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है या क का निर्माण हुआ है। यहाँ जबकि अ जो है हमारा स्वर वर्ण है और ये क जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, लेकिन यहाँ पे आधा क है क्योंकि अ की मात्रा उसमें से अलग हो गया है। तो ये आधा क और अ मिल जाएंगे तब ये पूर्ण रूप से ये एक व्यंजन वर्ण बन जाएगा। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि जिस वर्ण की उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं, जिस वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसे हम लोग चमचा वर्ण भी कहते हैं। चमचा वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अपना प्रभाव बहुत कम दिखता है और ये दूसरे के प्रभाव से अपने प्रभाव को अधिक दिखाता है। जैसे किसी चमचे का क्या काम होता है, वो उसका अपना प्रभाव नहीं होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन वो किसी बड़े आदमी के प्रभाव को जो है अपने साथ जोड़ करके अपनी प्रभाव को दिखाता है, तो उसे क्या कहता है? चमचा कहता है। वैसे ही देखिए, ये क जो क्या है, ये स्वर वर्ण की सहायता से बनता है। क क्या है? स्वर वर्ण की सहायता से लेकर के अपना उच्चारण करता है, अपना प्रभाव स्वर वर्ण की सहायता से दिखाता है। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनमें जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, होष्ठ इत्यादि इस सब का यूज किया जाता है। देख सकते हैं, जीभ, कंठ, तालु आदि का इसमें यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जीभ और होष्ठ, तालु इस सब में कैसे यूज किया जाता है? जैसे आप जब क ख ग पढ़ते हैं, क वर्ग की जब उच्चारण करते हैं उसमें आपका कंठ होता है, वो आपके कंठ से निकलता है। जबकि च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो वो आपका तालु से होता है। त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो दंत में होता है। यानी कि आपका जीभ जहाँ स्पर्श करेगा उस वर्ण के उच्चारण के लिए वो वर्ण माना जाता है। आइए इसको हम लोग आगे और विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो है, इसमें कुछ हम एमसीक्यू के लिए आपको कुछ वर्ड कलेक्ट किए हैं, टॉपिक कलेक्ट किए हैं। जैसे देखिए, हिंदी वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं। अब ये 44 कौन कौन होते हैं? तो देखिए, 11 आपका स्वर हो जाएगा, मूल स्वर, और 33 आपका मूल व्यंजन हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के 44 अक्षर का निर्माण करता है। ये मूल दोनों मिलकर के हिंदी वर्ण में 44 अक्षर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पे आपका 52 वर्ण हो जाता है। अब ये कौन कौन? तो 11 आपका स्वर और 33 आपका व्यंजन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया 44। इसके अलावा अगर देखें तो 2
इसके अलावा 2 अयोगवाह हो जाता है, 2 आपका उच्छिप्त हो जाता है। अयोगवाह में उच्छिप्त में कौन कौन, र और ढ। जैसे सड़क जब हम लोग लिखते हैं सड़क, तो सड़क में हम लोग इस ड को पूरा न पढ़ के ड में न की मात्रा लगा कर पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ढ है और ये ड़ है, तो इन 2 को हम लोग उच्छिप्त कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण या द्विपृष्ठ वर्ण इसको कहा जाता है। इसको हम लोग उच्छिप्त वर्ण या द्विपृष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन में 4 हो जाते हैं। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका 4 हो जाएगा। तो आप टोटल को ऐड कीजिएगा, जैसे देखिए 11 ये और 33, 44, 44 और 4, 48, 48 और 4 ये 52 आपका जो है टोटल हिंदी में उच्चारण के आधार पर ये वर्ण हो जाता है आपका। जबकि मूल व्यंजन की बात करें तो मूल अक्षर या वर्ण कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। हिंदी में टोटल कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका एक ले सकते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं। अब आइए, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो जिस व्यंजन वर्ण की उच्चारण के लिए हम लोग जिस अंग का यूज करते हैं या हमारा जीव स्पर्श करता है, तो उस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग पढ़े, च वर्ग पढ़े, ट वर्ग पढ़े, त वर्ग पढ़े, प वर्ग पढ़े, ये सब वर्ग का क्या मतलब, जैसे देखिए क वर्ग, क वर्ग का क्या मतलब, क वर्ग का मतलब हुआ कि क, ख, ग, घ और अंग। ये जो 5 क वर्ग के जो 5 अक्षर हैं ये क वर्ग में आते हैं। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, अण। ये वर्ग के रूप में सबको, उसका पहले अक्षर को उसको हम लोग वर्ग मान लेते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनकी टोटल संख्या अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए जो व्यंजन वर्ण तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थान के स्पर्श से बोला जाता है उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। आइए ये हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब वीडियो आप पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला आप देख लेते हैं हम लोग क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अगला हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। हमें क्या देखना है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण का क्या मतलब, अंतस्थ आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ अंतस्थ है, अंतः मतलब अंदर से जो आवाज़ निकलता है, जिसमें इन सब का यूज नहीं होता है, जैसे जीभ, होठ, इन सब का यूज नहीं होता है, तो इन्हें क्या कह देंगे हम लोग, अंतस्थ कह देंगे। इनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। आइए य, र, ल, व, इन 4 वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको जब पढ़ेंगे तो जीभ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, इन सब का यूज नहीं होता है। ये अर्ध स्पर्श में आते हैं, ये पूर्ण स्पर्श में नहीं आते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है, इन 4 वर्णों को हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य और व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। स्वर वर्ण हम लोग पहले ही पढ़े, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा जीव, कंठ, तालु, इन सब का यूज, होठ, इन सब का यूज नहीं करते, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। तो ये किस में आते हैं, य और व, ये अर्ध स्वर में आते हैं। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, आधा स्वर के रूप में इनको पढ़ते हैं। अब हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब देख लीजिए अगला क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। अब आइए अगला क्या पढ़ना है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या पढ़ना है, जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर यंत्र के घर्षण अथवा जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, हकार ध्वनि निकलती हो, या जिनको उच्चारण करने पर, बोलने पर गर्मी निकलता हो, मुख के अंदर से गर्म निकलता हो, हवा निकलता हो, या ऊष्मा का निर्माण होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
उन्हें क्या कहता है, ऊष्म व्यंजन कहता है। अब इनमें क्या क्या आता है, स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इन जब 4 वर्णों को हम लोग पढ़ते हैं तो इन जब 4 वर्णों को पढ़ने के पश्चात मुख से गर्म हवा निकलता है या ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये हुआ हमारा व्यंजन के 3 प्रकार। फिर से शुरू से समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा। वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण उस छोटी मूल ध्वनि को या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के, स्वर वर्ण 2 प्रकार के, ह्रस्व और मूल। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 प्रकार के होता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन वर्ण में हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अभी हमने पढ़ा, ये हम लोगों ने इतना अभी हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि उच्चारण के आधार पर कहने का क्या मतलब है। तो देखिए उच्चारण के आधार पर कहने का इसलिए मतलब कि जिस वर्ण का जहाँ से उच्चारण होता है उसको हम लोग उस वर्ग के लिए एक अलग सा नाम दे देते हैं, उसको अलग से। जैसे देखिए व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है, अलग अलग भागों में स्पर्श करती है, जिन्हें अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। अब वो किस प्रकार है, तो देखिए कंठ यानी कि गला से जिन वर्ण कौन कौन सा वर्ण निकलता है, क ख ग घ अंग, यानी कि इनको हम लोग क वर्ग कह सकते हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, क वर्ग कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए तालव्य यानी कि कठोर तालु से, जैसे देखिए दांतों के जस्ट ऊपरी भाग जो होती है, दांतों के जस्ट ऊपरी भाग जो होती है वो कठोर तालु होती है, उससे स्पर्श से जो निकलता है उन्हें क्या कहता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। इनमें कौन कौन सा होता है, च, छ, ज, झ, य और य, यानी कि य को छोड़कर बाकी सब को हम लोग च वर्ग बोल सकते हैं। य को छोड़ करके बाकी वर्ण को हम लोग च वर्ग बोल सकते हैं। अब इसके आगे देखिए मूर्धन्य या कठोर तालु के अगले भाग से, यानी कि तालु के अगले और दांत के जस्ट ऊपरी भाग में जब जो स्पर्श होता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके अलावा 3 वर्ण और आते हैं, र, ढ और स। इसके अलावा 3 वर्ण और आते हैं, र, ढ और स। इन दोनों को हम लोगों ने पीछे भी देखा है। इनको द्विपृष्ठ या उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है और स को हम लोगों ने ऊष्म व्यंजन के रूप में पढ़ा था। और इन सब को हम लोग ट वर्ग भी कह सकते हैं। ये ट, ठ, ड, ढ और अण जो है इसे हम लोग ट वर्ग भी कह सकते हैं। अगला देखिए दंत्य का मतलब कि दांतों से, जिस वर्ण का उच्चारण के लिए हम लोग दांतों में स्पर्श होता है, हवा दांतों में टकराती है या जीव जो है दांतों से टकराता है, उसे क्या कहता है, दंत्य कहा जाता है। जैसे इसमें क्या किया है, त, थ, द, ध, न, इन सबको दंत्य वर्ण या त वर्ग भी कहा जाता है। इन्हें त वर्ग भी कहा जाता है। अगला देखिए वर्तस्य का मतलब कि दांतों के जस्ट ऊपरी मूल से। जब हम लोग इनको पढ़ेंगे तो पूरा दांत में भी स्पर्श नहीं होगा और पूरा तालु में भी स्पर्श नहीं होगा, यानी कि दांतों के जस्ट ऊपरी मूल से जो स्पर्श होने से बनता है उसे वर्तस्य बोलते हैं। जैसे स, ज, र और ल, स, ज, र और ल, ये जो है वर्तस्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ओष्ठ का मतलब होठ होता है। जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग होठ से करते हैं इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। इनमें प वर्ग आता है, इसमें व भी एक अलग से आता है। बाकी ये 5 को हम लोग प वर्ग भी बोल सकते हैं। प वर्ग में क्या क्या होता है,
प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण प वर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा स्वर यंत्र यानी गला से क्या निकलता है, तो ह को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र वर्ण कहा जाता है। आप इन सबको देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब MCQ के रूप में है, ये सब MCQ के रूप में है। अगला देखिए, ये था हम लोगों का उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। आगे आइए देखते हैं, आगे हम लोग को क्या देखना है, तो श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। यानी कि श्वास की मात्रा के कहने का मतलब है कि जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको अधिक श्वास निकलता है उसको क्या कहते हैं, या जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकलता है उसको क्या कहते हैं। इस आधार पर वर्णों को हम लोग 2 भेद में बांटते हैं। कौन कौन, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। इस आधार पर वर्णों को हम लोग कितने भागों में, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। जैसे देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या है, तो देखिए इधर, अल्पप्राण किसको कहते हैं, अल्पप्राण का मतलब जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और इनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास जो है वर्ण से पहले ही लेकिन थोड़ा सा निकले, इनमें हकार यानी कि पूर्ण रूप से श्वास नहीं निकलता हो, यानी कि उष्मा गर्म हवा मुंह से न निकलता हो, उसे क्या कहता है, अल्पप्राण कहा जाता है, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। इसको अगर अलग भाषा में यानी आसान भाषा में बोले तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें क्या कहता है, अल्पप्राण कहा जाता है। अल्पप्राण किसको कहा जाता है, तो जिस वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। ये उदाहरण के रूप में है इनके, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है ये अल्पप्राण आता है। इसमें का MCQ आता है, हम बताएंगे कैसे कैसे आता है। जैसे देखिए, जैसे क्या क्या है, क और ग और अंग, ये आपके क वर्ग के हैं, ये क वर्ग के हैं आपके, क, ग और अंग, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग। इसके अलावा इस यहाँ एक च छूट गया है, च, ज और इय, तो ये तीनों जो है ये च वर्ग का है, ये च वर्ग का। च वर्ग में क्या आता है, च, ज, इय, पहला, तीसरा और पांचवा। वैसे ही ट, ड और अड़, ये ट वर्ग में आते हैं, ये ट वर्ग में आते हैं। वैसे ही त, द और न, त वर्ग में, प, ब और म, प वर्ग में। तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है यह अल्पप्राण कहलाता है। इनके उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकलती है, श्वास पूर्व अल्प मात्रा में निकलता है। इसके अलावा अंतस्थ में देखें तो य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये भी अल्पप्राण में ही आते हैं। आपको इसमें व अधिक बार पूछता है MCQ के रूप में, यानी कि अल्पप्राण के उदाहरण के रूप में MCQ के रूप में जो है ये वह जो है बहुत अधिक बार पूछता है। देखिए ये हुआ अल्पप्राण, फिर से समझिए अल्पप्राण किसको कहा जाता है, तो जिस वर्ण की उच्चारण में हकार की मात्रा न हो और वर्ण के उच्चारण के पूर्व अल्प मात्रा में वायु का निष्कासन होता हो उसे अल्पप्राण कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण में का य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये अल्पप्राण में आते हैं। अब देखिए अगला, देखिए महाप्राण क्या कहलाता है, तो महाप्राण ठीक उसके विपरीत होगा। जैसे देखिए अल्पप्राण में कम हवा निकलता है तो महाप्राण में ज़्यादा हवा का मात्रा निकलेगा, उसमें हकार ध्वनि होगी। इसके अलावा इसमें देखिए महाप्राण जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है, विशेष रूप से कहने का मतलब है उसमें निकलेगी ही निकलेगी, हकार ध्वनि विशेष रूप से निकलती है, श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अब देखिए, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा ज़्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण फिर से किसको कहेंगे, तो जिस वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती हो उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण,
यानी कि अल्प प्राण में आपका क्या क्या आता है? अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि अल्प प्राण में आपका आ जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। यानी कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, महाप्राण में दूसरा और चौथा। जैसे देखिए अल्प प्राण में क्या आएगा? तो क, ग और अंग, और महाप्राण में क्या आएगा? ख और घ। इसको फिर से समझिए। इधर देखिए, हम एक उदाहरण के रूप में क वर्ग का ले लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और अंग। अब इसमें देखिए तो अल्प प्राण के रूप में क, ग और अंग, ये तीन अल्प प्राण। जबकि महाप्राण की बात करें तो महाप्राण के रूप में ख और घ, महाप्राण के रूप में ख और घ। ऐसे ही करके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आएंगे, दूसरा और चौथा महाप्राण में आएंगे। इसके अलावा ये जो ऊष्म वर्ण है ये भी महाप्राण में आएंगे। जैसे ये ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ, ध, फ, भ। इसके अलावा ऊष्म वर्ण में का ये सब आपका महाप्राण में आएंगे। चलिए अब देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण को दो प्रकार में, कौन कौन? अल्प प्राण और एक महाप्राण। इसके अलावा अब देखिए घोष तथा अघोष व्यंजन भी आपको पूछता है। इसके अलावा घोष तथा अघोष व्यंजन भी पूछता है। अब घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कैसे, किसको कहते हैं? तो देखिए घोष व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण को घोष वर्ण भी कहा जाता है। घोष और महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, ये दोनों तीनों में से मिलाकर के अब एमसीक्यू आता है आपका। इसके अलावा इन दोनों में से अलग अलग से भी एमसीक्यू आता है। अब देखिए अघोष व्यंजन किसको कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, फिर से समझिए, घोष व्यंजन किसको कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवा ये घोष हो जाएगा, और अघोष में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। इसके अलावा स यानी कि ऊष्म वर्ण का तीन, ऊष्म वर्ण का तीन, कौन कौन? स और स, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंड स, ये किस में आएंगे? अघोष वर्ण में आएंगे। जबकि घोष वर्ण में ऊष्म वर्ण का एक वर्ण जो ह होता है यह आपका घोष वर्ण में आता है। ऊष्म वर्ण का जो ह होता है वो घोष वर्ण में, और तीन जो स होते हैं ये अघोष वर्ण में आते हैं। फिर से समझिए, घोष वर्ण किसे कहेंगे? घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष वर्ण, और अघोष वर्ण की बात करें तो पहला और दूसरा, यहाँ देख सकते हैं पहला और दूसरा। यानी कि अगर बात करें घोष और अघोष वर्ण के एक उदाहरण के रूप में लेकर के देख लेते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ क वर्ग लिख रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। अब इन सब में अगर बात करें घोष और अघोष वर्ण की, तो देखिए घोष वर्ण इसमें क्या क्या कहलाएगा? तो ग, घ, अंग, ये आपका तीन घोष। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये सब क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। यानी कि ग से लेकर के अंग तक या किसी भी वर्ग की, अगर छ जगह की बात करें, च वर्ग की बात करें तो च में क्या हो जाएगा? तो झ, ज और य, ये च वर्ग का तीन जो वर्ण है ये घोष वर्ण कहेंगे। जबकि ये च और छ, क और ख ये अघोष वर्ण कहलाएंगे। अब अघोष वर्ण क्यों कहलाएंगे? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये अघोष वर्ण कहलाएंगे। इसके अलावा ऊष्म वर्ण का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंड स, ये अघोष वर्ण, जबकि ऊष्म वर्ण का ह जो है घोष वर्ण कहलाता है। आशा चलिए अब इसमें का एमसीक्यू कैसे पूछता है वो भी देख लेते हैं। इसमें का एमसीक्यू कैसे पूछता है, जैसे देखिए निम्नांकित में से महाप्राण अघोष वर्ण क्या है?
निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण क्या है। यानी कि आपका महाप्राण भी देखना है और अघोष वर्ण भी देखना है, महाप्राण भी देखना है और अघोष वर्ण भी देखना है। तो देखिए महाप्राण में क्या क्या होता था। देखिए महाप्राण में आपका क्या था, तो महाप्राण में दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा, महाप्राण में क्या था, दूसरा और चौथा। जबकि अघोष वर्ण में क्या था, अघोष वर्ण में क्या था, तो अघोष वर्ण में आप देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि महाप्राण में दूसरा और चौथा और अघोष वर्ण में पहला और दूसरा। अब इसमें देखिए पहला और दूसरा, अघोष और महाप्राण दोनों में कौन आता है, यानी कि वैसा वर्ण चुनना है जो महाप्राण में भी आता है और अघोष वर्ण में भी आता है। तो ये देखिए ये तो च है, ये च है जो कि अघोष वर्ण में नहीं, महाप्राण में नहीं आता है, जबकि अघोष में आता है। छ की अगर बात करें तो छ महाप्राण में भी आता है और अघोष में भी आता है। तो छ आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका छ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपको देखना है महाप्राण और अघोष जो दोनों में मिलता हो वो उसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए घ और झ ये दोनों नहीं आएंगे, ये महाप्राण में आएंगे तो घोष में नहीं, घोष में आएंगे तो महाप्राण में नहीं, जबकि हमें दोनों को मिला करके देखना है। तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव है। एक और देख लीजिए, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। अभी देखें प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, महाप्राण। आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, महाप्राण। तो ऐसा ही ऐसा आएगा। इसके अलावा एक और है, ये देखिए प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण। फिर से समझिए इधर देखिए, एक होता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा हो जाएगा आपका महाप्राण और घोष, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। इन सब से मिला करके या अलग अलग भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। जैसे देखिए अब अल्प प्राण को किसे कहेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण क्या हो जाता है। अब इसमें किसका पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में क्या आएगा, पहला, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, तो घोष वर्ण में क्या होता है, तो घोष वर्ण में हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जबकि अघोष वर्ण में दूसरा और पहला, अघोष वर्ण में दूसरा और पहला। तो अब देखिए ये प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, तो पहला, तीसरा क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। जबकि महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा, घोष वर्ण की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष वर्ण की बात करें तो दूसरा और पहला। तो ये आपका घोष और अघोष वर्ण आप आसानी से इसे चुन सकते हैं।